तो क्रमचय और संचय ये दो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में। आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। ये सबसे पहली बार कक्षा 11वीं के मैथ्स का ये टॉपिक है। ठीक है, तो मैथ्स में ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है 11th में सबसे पहले, और उसके बाद ये आगे की कक्षाओं में भी ये टॉपिक मिलते हैं। और फिर इस पे बेस्ड मतलब कि इन्हीं से रिलेटेड फिर प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, वो भी आपके सिलेबस में मैंने देखा, तो वो भी मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हम शुरुआत करते हैं क्रमचय से, उसके बाद देखते हैं संचय को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्रमचय क्या होता है। क्रमचय को हम लोग परमुटेशन कहते हैं, नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। क्रमचय अर्थात सबसे पहली बात तो इतना ध्यान रखो कि हमको क्रम को ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 लेटर्स हैं ABCD। ठीक है, कितने लेटर्स हैं? अब मैं आपको बोला कि इन 4 लेटर्स में से किन्हीं भी 2 को लेकर के, है ना, किन्हीं भी 2 को लेकर के आप कितने कलेक्शन तैयार कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर AB ले लो, BA ले लो, फिर AC ले लो, CA ले लो, है ना भाई। 2 को लेना है, तो ऐसे जितने पॉसिबल आप इसके कलेक्शन तैयार कर सकते हो उनको हम बोलेंगे क्रमचय। इनमें से हर एक को आप क्रमचय बोलोगे। ठीक है, अगर मैं इन चारों में से आपको 3 को एक साथ लेने बोलूं तो आप किनको लोगे? ABC, CAB। देखो उसी को आप घुमा फिरा के लिखोगे, वो भी एक नया क्रमचय तैयार होगा। अब आप बोलोगे सर ABC, तो ये भी तो ABC ही है, बस क्रम पलट के लिखा गया है, तो इसको आप एक नया क्यों मान रहे हो? तो नया इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी क्रमचय। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है, अर्थात अगर आप क्रम बदल दोगे तो वो एक नया ही चीज तैयार होगा। तो ABC, CAB, ACB लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? फिर BCA लिख सकते हो, फिर ACD लिख सकते हो। अपने को D का भी इस्तेमाल करना है। 4 अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए आपको अगर 3 चुनने को कहा जाए तो कितने ही पॉसिबल तैयार होते हैं, वो जो टोटल तैयार होंगे ना उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कुल क्रमचयों की संख्या। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपको ये देखो, ये 4 में से 2 लिए, फिर 4 में से 3 लिए, अगर मैं आपको बोलूं 4 में से चारों को लेकर के आप कितने पॉसिबल क्रमचय अर्थात कितने पॉसिबल परमुटेशंस तैयार कर सकते हो, तो आप देखो ABCD एक बार ले लो, फिर क्रम बदलते जाओ। BA को अल्टी पल्टी कर दो तो BACD, तो फिर हो जाएगा BCAD। समझ में आ रहा है? तो आप वो देख देख के लिखते जा सकते हो, मतलब देखते जाना, एक जैसा बस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी क्रम बदल रहा है मतलब वो नया क्रमचय तैयार होगा। तो ये कुल क्रमचयों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये बेसिक क्रमचय का यही बेसिक है कि अगर हम डेफिनेशन इसकी बोले तो ये बोलेंगे कि दिए हुए कुछ वस्तुओं का संग्रह है, या दिए हुए कुछ लेटर्स हो सकते हैं, उनमें से आपको कुछ को एक मतलब एक बार में कुछ वस्तुओं को उठा करके कितने पॉसिबल उसके अरेंजमेंट तैयार कर सकते हो। ये अरेंजमेंट तो है, आप देखो ना, ये कौन है? एक अरेंजमेंट है, 2 लेटर्स का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट नाम में ही व्यवस्था छिपी हुई है, मतलब क्रम बदलने से एक नई व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। संचय में क्रम का बस ध्यान नहीं रखना है आपको। जैसे मैं बोल दिया, आपके पास मान लो 5 बॉल्स हैं, आपको 3 बॉल्स का कलेक्शन तैयार करना है, तो बॉल जब एक ही प्रकार की रहेगी तो क्रम पलटने पे कुछ नया कलेक्शन मिलेगा आपको। जैसे मैं इसमें ABC को अगर मैं CA भी लिख रहा हूँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्रम बदला गया है। तो जहां क्रम बदलने से कुछ नया चीज मिल जाए वहां क्रमचय। अब संचय में क्या है? अब मैं बोलूँ 5 बॉल्स है, आप उनको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हो? 5 बॉल्स में से 3 बॉल चुनना है आपको, तो मान लो मैं 3 बॉल चुनूंगा, फिर सब एक जैसी बॉल्स रहेगी, तो क्रम बदल भी दूंगा तो पता कहाँ चलेगा? तो संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता और क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ बेसिक प्रश्न हम इसमें देखेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लो खैरागढ़ से लेकर के राजनांदगांव के बीच में 7 बसें चलती हैं। थोड़ी देर के लिए आप मान लो खैरागढ़ से राजनांदगांव के बीच कितनी बसें चलती है? 7 बसें चलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो बस जाती है वो वापस भी आती है। अब कोई व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि मैं जिस बस से जाऊं राजनांदगांव, उस बस से मेरे को वापस नहीं आना है। जिस बस से वो जा गया है उस बस से उसको वापस किसी दूसरी बस से आ सकता है। तो अगर वो ये अपने पास ये मतलब ऑप्शन रखता है कि भैया मैं जिस बस से जा रहा हूँ मेरे को उस बस से बस नहीं लौटना है, बाकी फिर किसी भी बस से लौट सकता हूँ मैं,
तो ऐसा सोचते हुए वो कितने प्रकार से अपनी यात्रा कर सकता है, कोई बता सकता है? देखो कितनी बसें चलती हैं, 7 बसें। मान लो ये बस नंबर B1, ठीक है, B2, B3, B4, B5, B6 और मान लो वो पहली बस से जाता है, खैरागढ़ से कहाँ, पहली बस से जाता है, B1 से गया, इसका अर्थ है कि अब वो B1 से नहीं लौटेगा। तो वापसी लौटने के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस हैं। वो इससे लौट सकता है, इससे लौट सकता है, इससे 6 ऑप्शन है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मान लो वो B1 से नहीं जाता है, मान लो वो सेकंड नंबर की बस से जाता है। अब सेकंड नंबर की बस से क्या मतलब, वो सेकंड नंबर की बस से नहीं लौटेगा, क्योंकि शर्त क्या है, जिससे जा रहा है वो उससे वापस नहीं आना है, किसी दूसरे से आ सकता है। तो पहली बस से अगर जा रहा है तब भी उसके पास 6 ऑप्शन है लौटने के। अगर वो पहली बस से नहीं जा रहा है, मान लो दूसरी बस से जा रहा है, तो दूसरी से नहीं लौटेगा, लेकिन बाकी 6 से तो लौट सकता है ना। मतलब अब भी उसके पास फिर 6 ऑप्शन हो गए। समझ में आ रहा है? अगर दूसरी से नहीं जा रहा है, तीसरी से जा रहा है, उसका मन किया मेरे को 11 बजे वाली बस से निकलना है, ये दोनों सवेरे निकलती है, उसका मन कर रहा है मेरे को तीसरी वाली बस से जाना है, तो चाहे भले वो तीसरी वाली बस में, लेकिन फिर उससे नहीं लौटेगा। तो अब कितने ऑप्शन बचे? तो ऐसे 6 कितने बार मिलेंगे हमको बताओ? 7 बार। समझ में आ रहा है? तो टोटल कितने तरीके हो गए? 6 को 7 से गुणा करोगे, 6 7 42 तरीके हो गए। ये टोटल क्रमचय की संख्या हुई, उसकी यात्रा के क्रमचय की संख्या, कि वो कितने प्रकार से अपनी यात्रा को कर सकता है। 6 मतलब 7 बसें हैं, लेकिन शर्त क्या है, जिससे जा रहा है उससे नहीं लौटना है। तो क्रमचय में बस ऐसे ही है कि कितने पॉसिबल आप अरेंजमेंट तैयार कर सकते हैं किसी वस्तु के या किसी भी चीज के। तो अब मैं आपको और आगे की कुछ बातें बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रश्न मेरे को दिख रहा है, किसी शहर में 4 सिनेमा हॉल हैं, 3 लड़कियां उस शहर में आती हैं, प्रत्येक लड़की अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती है, बताइए वे कितने प्रकार से फिल्म देख सकते हैं? कितने सिनेमा हॉल हैं? 4। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। 3 लड़कियां उस शहर में आती हैं और उनकी चॉइसेस क्या है कि वो अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती है। कितने प्रकार से वो अपने इस प्रोग्राम को मतलब फॉलो कर सकती हैं? अलग अलग सिनेमा हॉल में उनको जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बताया? पक्का? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। चलो अभी 3 लड़कियां हैं, तीनों में से कोई भी किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं गई है, ठीक है। पहली लड़की के पास कितने ऑप्शन है जाने के? वो 4 ऑप्शन है। शर्त यह है कि एक ही सिनेमा हॉल में 2 लड़कियां नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी तो कोई भी नहीं गया है, तो पहली लड़की के पास 4 ऑप्शन है, भैया कोई नहीं गया है, मतलब तीनों में से भी कोई भी नहीं गया, तो वो किसी भी सिनेमा हॉल में जा सकती है। तो पहली लड़की के पास कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। मान लो वो किसी सिनेमा हॉल में चली गई, अब एक सिनेमा हॉल बुक हो गया, समझ जाओ। अब बची हुई 2 लड़कियों को उस सिनेमा हॉल में नहीं जाना है जिसमें पहली लड़की, समझ आ रहा है? अब दूसरी लड़की के पास कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए, क्योंकि एक ठोक तो बुक हो चुका है ना, भले वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कुछ भी। समझ में आ रहा है यार? तो दूसरी लड़की के पास कितने ऑप्शन हो गए? अब 2 सिनेमा हॉल बुक हो चुके, अब 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि शर्त क्या है कि एक सिनेमा हॉल में 2 लड़कियां नहीं जा सकती। तो अब तीसरी वाले के पास कितना ऑप्शन होगा? 24 आंसर आएगा। फैक्टोरियल वाला अभी बस उसमें मैं आने ही वाला हूँ। अभी उससे पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको क्रमचय समझ में आए। समझ में आ रहा है ना यार? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ठीक है। अब मैं आपको चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स हैं, शुरुआत के 10 लेटर्स, ABCDEFGHIJ, ए से लेकर जे तक 10 लेटर्स हो गए। आपको मैं बोलता हूं बेटा 4 लेटर्स का एक पासवर्ड बनाना है, 4 लेटर का एक पासवर्ड बनाना है, उन्हीं 10 के इस्तेमाल करके। समझ में आ रहा है ना? ABCDEF, एफ के बाद क्या आता है? GHIJK, 3 3 6 4 10, ठीक है ना। अब चलिए बताइए, 4 लेटर्स का आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इनमें से कोई भी 2 बार यहाँ नहीं आना चाहिए।
तो बताइए कितने ऑप्शन हो सकते हैं, बताइए। पहले स्थान पर इन 10 में से कुछ भी भर सकते हो, मतलब पहले स्थान को भरने के तरीके, भरने के ऑप्शंस आपके पास 10 हैं। इन 10 लेटर्स में से आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो पहले स्थान पे जी। तो पहले स्थान को भरने के तरीके 10 हो गए। समझ में आ रहे हैं? पक्का ना? शर्त क्या है पासवर्ड बनाने का? शर्त क्या है कि मतलब कि 4 लेटर्स का बनना है पासवर्ड को, और कोई भी 2 लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा पासवर्ड नहीं बनना चाहिए AACD ऐसे नहीं बनना चाहिए। तो ए रिपीट हो गया तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सुनो ना, तो अभी तो भैया तुम एक भी लेटर नहीं भरे हो, तो पहले स्थान पर 10 में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले स्थान को भरने के तरीके 10। समझ में आ रहा है ना? अब जब आप इन 10 में से कोई एक मान लो यहाँ लिख दिए, ठीक है, मान लो आपने ई को यहाँ लिख दिया, ठीक, अब ई दोबारा नहीं आएगा। 4 लेटर्स का जो आपको पासवर्ड बनाना है, तो जो एक बार यूज हो गया उसका यूज दोबारा। अब बताओ दूसरे स्थान के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 9 ऑप्शंस हैं। कैसे? क्योंकि हाँ, और फिर तीसरे स्थान के लिए 8 ऑप्शंस, फिर 7 ऑप्शंस, गुणा कर लोगे आपका आंसर है 6। कहाँ? आपको टोटल 4 लेटर्स का ही तो पासवर्ड बनाना है ना, 5 लेटर का बनाना होता तो फिर गुणित 6 और आ जाता। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा आपको बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन दूं आप, ये अगर समझ गए, अगर अभी तो जो 2 क्वेश्चन अभी हम लोग समझे, 2-3 क्वेश्चन अगर वो आप अच्छे से समझ गए, तो फिर हमारे अगले क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। चलो, आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है 5 अंकों का। कितने अंकों का? ये 5 अंक है, यहाँ पे मैं 5 डब्बे लिख देता हूँ। 5 अंक का आपको टेलीफोन नंबर बनाना है, और आपको इस्तेमाल करना है 0 से 9 तक के कोई भी अंक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है वो सुन लो। शर्त क्या है वो सुन लो, आपका टेलीफोन नंबर 6-7 से शुरू होना चाहिए। कहाँ से शुरू होना चाहिए? मतलब शुरुआती 2 अंक आपको फिक्स कर दिए गए हैं क्वेश्चन में कि वो 6-7 होना चाहिए। अब आपके पास इन 3 जगहों को भरने के लिए आपके पास चॉइसेस हैं। आप 0 से 9 तक के कोई भी अंक आप भर सकते हो। मेरे को बताओ कि कितने आप ऑप्शन हो सकते। और एक शर्त क्या है, कोई भी एक अंक एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। हाँ है, फर्स्ट के लिए 7 ऑप्शन। 7 ऑप्शन कैसे? क्वेश्चन फिर से बोलूं? देखो, आपके पास 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। इन अंकों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है 5 अंकों का, और जिसमें क्या कौन सी बात फिक्स कर दी गई है कि उसकी शुरुआत 6-7 से होनी चाहिए, और जो आप टेलीफोन नंबर आपका जो तैयार हो रहा है उसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो भैया रिपीट नहीं होना चाहिए, जब बोल दिया है तो सीधी सी बात है, अगर 6-7 यहाँ आ गया तो फिर वहां नहीं आएगा 6-7 कहीं पे भी, तो उनका पत्ता तो पहले ही कट गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से ये दोनों पहले ही बुक हो चुके, इन दोनों को कट कर दो। अब कितने लोग बचे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 अंकों में से आप इस वाले जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। 6 और 7 को तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? आ चुके हैं, और प्रश्न की शर्त है जो अंक एक बार आ गया वो रिपीट नहीं होगा। तो 6 और 7 को दोबारा जगह आप दे नहीं सकते। तो बच कितने गए? तो इस स्थान पर इन 8 में से किसी को भी भर सकते हो। तो 8 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे अंक लिखने के तरीके 8 ऑप्शन हैं। अब आप जब 8 में से किसी एक को मान लो यहाँ भर दिए, किसी को भी, अब यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस बचे? 7 ऑप्शंस बचे। समझ में आ रहा है ना? 7 ऑप्शंस बचे। फिर तीसरे वाले के लिए कितने ऑप्शंस बचे? हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 7 8 56, और 56 छक्के 336। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या? अब देखो, अब मैं आपको फैक्टोरियल एन का अर्थ बताता हूँ। फैक्टोरियल एन, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? कहीं पे डाउट है? डाउट कुछ बोलो, पूछ लो एकदम। कुछ भी मन में कुछ प्रश्न आपके मन में ऐसा हो रहा होगा कि सर अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा,
जितने ऑप्शंस मतलब जितने मेरे मन में सवाल थे वो मैं पूरा आपको बताते जा रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। अब देखो फैक्टोरियल एन का अर्थ क्या है? फैक्टोरियल एन अर्थात क्रम गुणित एन। फैक्टोरियल एन जिसको हम ना सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, आप देख लो, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल एन हिंदी में कहते हैं इसको क्रम गुणित एन। तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है क्रमागत एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव एन पॉजिटिव इंटीजर्स या एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया फैक्टोरियल 7, क्या बोल दिया? तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, जितना भी लिखा है ना उसको कम करते जाओ, खींचते जाओ, 1 तक ले जाओ। ठीक है, फैक्टोरियल 8 मतलब 8 से चालू होगा। अच्छा एक बात बताओ, फैक्टोरियल 8 को हम कैसे लिखेंगे? 8 गुणित भैया अगर आप यहाँ से यहाँ तक को देखो तो ये तो यही है, सेम है ना? और ये कौन है? ये तो फैक्टोरियल 7 है। तो इसको हम, इतने हिस्से को हम फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं ना? तो ये भी आप ट्रिक याद रखो कि अगर किसी भी संख्या का आपको फैक्टोरियल दिया है तो आप उस संख्या को वहां से बाहर निकाल के अंदर एक कम करके लिख देना। जैसे फैक्टोरियल 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको? 120 बाहर निकालो, 119 वहां अंदर बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप बोलोगे सर आप जैसे इसको ऐसे लिखे हो तो इसको भी तो वैसे लिख सकते हो, यानी क्या अगली लाइन में आप ऐसे भी काम कर सकते हो। 120 अपनी जगह है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, फिर 119 के साथ भी वैसे ही करो जैसे आप यहाँ पे किए हो, यानी 119 बाहर निकालो, फैक्टोरियल 118। मतलब आप समझ गए, जो भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई है उसको बाहर करके आप अंदर में क्या कर देना? एक कम कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए मेरे को फैक्टोरियल 5 का मान निकाल के बताइए जल्दी से। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा जल्दी बताओ। गुड, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? 120। ऐसे ना कम से कम आपको फैक्टोरियल 10 तक के याद रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आपके पास अचानक से बड़ा सवाल आ गया तो आपको कैलकुलेटर किया एकदम गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट बना सकते हो। फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 50-40, फैक्टोरियल 8 का मान 40-320, फैक्टोरियल 9 का मान 36-28-80 और फैक्टोरियल 10 का मान कोई बता सकता है? फैक्टोरियल 9 का मान अगर 36-28-80 है तो फैक्टोरियल 10 का मान कोई बता सकता है? 1 शून्य बढ़ जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 10 कोई और नहीं बल्कि 10 गुणित फैक्टोरियल 9। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अभी तो पता है आप किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगाओ तो उसको बाहर करके एक कम कर सकते हैं अपन, और फैक्टोरियल 9 का मान अपने को पता है तो 10 का गुणा करने से क्या होता है? 1 शून्य बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 36-28-800 फैक्टोरियल 10 का मान है। ये आपको याद होना चाहिए। मिटाऊं? अब देखो, मान लो आपके पास n वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं और आपको उसमें से चुननी है r वस्तुएं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको शुरुआत में 4 लेटर्स दिए थे, याद है आपको? और मैंने आपको बोला था कोई 2 लेटर्स चुन करके कितने क्रम से आप तैयार कर सकते हो, तो आपने A B A C C D इस टाइप से चुना था।
तो वैसे ही 4 की जगह पे कितनी वस्तु है आपके पास, और n वस्तुओं में से कितना वस्तु चुनना है आपको, n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुन करके बने हुए कुल क्रमचयों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। n वस्तु में से r वस्तुएं चुनने के तरीके NPR, ये सूत्र आप याद रखें, NP, और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका परम शक्तिशाली सूत्र है, इसको याद रखो। NPR का मतलब क्या है, n दी हुई वस्तुओं में से कितने वस्तुएं चुननी है, r वस्तुएं चुनकर बने हुए कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक। तो बताओ 7p2 का मान कितना होगा। तो देखो इस सूत्र आपके पास है, n की जगह पे क्या दिख रहा है 7, r की जगह पे क्या दिख रहा है 2, मान रख दो वहां पे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2, फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। अब देखो इस प्रकार के सवालों को हल करने का तरीका क्या है, नीचे जो लिखा है ना उतना ही ऊपर लाने की कोशिश करना ताकि वो कट जाए, या यूं समझो कि जो जैसे ये 7 ज्यादा है, 5 क्या है, तो ज्यादा वाले को इतना आप ब्रेक करो, इतना डिक्रीज करो ताकि वो कम वाले के जितना दिखे और वो कट जाए। जैसे फैक्टोरियल 7 है तो आप उसको देखो, फैक्टोरियल 7 को पहले रफ कार्य में आप देखो, 7 कम 7 बाहर निकाल के उसको कैसे लिख सकते हो, अभी भी इसके जितना नहीं हुआ, आप और कम करो, 6 बाहर निकाल के आप उसको 5 लिख सकते हो ना, तो इसको सूत्र में लिखो 7 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल 5, ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ खास बातें आप यहाँ पे नोट कर लो। पहला नोट है कि फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, और दूसरा 1 अपॉन माइनस में किसी संख्या का फैक्टोरियल अगर हो तो ये 0 होता है। ये कुछ खास बात है, इसको आप नोट कर लो। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, और 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस में अगर कोई संख्या हो जैसे माइनस r तो उसका मान 0 होता है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 और x अपॉन फैक्टोरियल 10, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, और अपने को है ना भाई इज इक्वल्स टू क्या दिया, x अपॉन फैक्टोरियल 10, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा ये देखिए, घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ज्यादा वाले को तोड़ना है, कम, इसमें 8 9 10 में सबसे कम कौन है, तो ये समझो कि बाकी लोग जो हैं उनको भी 8 के जैसे ही लाना है ताकि फैक्टोरियल 8 कट जाए। देखो कैसे, इसको आप कैसे तोड़ोगे, फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित फैक्टोरियल 8, लिख सकते हैं ना। अब भैया ये तो फैक्टोरियल 10 है, तो 10 को बाहर निकालो, फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, 9 को भी बाहर निकालो, लिख सकते हैं। क्यों 2 कदम तक क्यों तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये लोग फैक्टोरियल 8 थे। अब आप फैक्टोरियल 8 सब में से उड़ गया समझो, या ऐसे समझो कि देखो फैक्टोरियल 8 सब में से कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा फैक्टोरियल 8, ठीक है, नीचे में ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या है 1 अपॉन 9, ये 1 ऊपर बचा है, 1 अपॉन 9 बचेगा, ये कहाँ गया, कॉमन निकल गया, उधर x 9 दहम 90 और गुणित फैक्टोरियल 8, अब ऐसे कट जाएगा, देखो नीचे नीचे है, कट गया। इधर लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालोगे, 9 एकम 9 और 1 10/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/9, और उधर है x बटे 90, समझ में आ रहा है। अब आप तिर्यक गुणा कर लो, 10 गुणित 90/9, 9 एकम 9 दहम 90 और 10 100। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, गुड। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, मिटाओ इसको, मजा आ रहा है, कोई डाउट है क्या।
क्या मैं एमएससी में पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। एमएससी एमएससी में कभी तक नहीं पढ़ाया था ना एमएससी में। समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो एक क्वेश्चन देखो, उसको आप बनाइएगा ना। चलो मेरे को 12p3 का मान निकाल के बताओ। 12p3 का मान निकाल के बताओ एकदम जल्दी से। तेरह सौ बीस पक्का? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि 12p3, यदि 12p आर बराबर 1320 हो तो आर का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है ये। कैसे पता चला? अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन। मतलब अगर हमको इस रूप में भी दिया हो तो भी हमको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? चलो वही वाला सूत्र लगाओ। यहाँ पे एन की जगह पे 12 दिख रहा है, आर की जगह पे आर दिख रहा है। सूत्र में मान रखो ये वाले में फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर। ठीक है? और ये कौन है? 1320। कैसे बनाओगे इसके बाद? चलो आर का मान आपको निकालना है। कौन 12 इंटू 12 कर जाएगा? माइनस में तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे, उसके बाद 12 कट जाएगा। नहीं, देखो देखो देखो, फैक्टोरियल 12 को आप क्या करो बताऊं? कम करो। तो ऐसा कम करो कि 1320 निपट जाए। देखो 12 को बाहर निकालो, फैक्टोरियल 11 होगा। 11 को भी बाहर निकालो, 10 को भी बाहर निकालो, अब बचेगा फैक्टोरियल 9। और ये हो गया 1320 और अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आ गया ना? हाँ। अब देखो इसको गुणा करोगे ना तो 12 गुणित 11 करने से 132 आता है। 132 गुणित 10 करोगे तो 1320। 1320 कट जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। और फैक्टोरियल 12 माइनस आर। समझ में आ रहा है? ये कट जाएगा, इसको तिर्यक गुणा करके उधर ले जाओ। हिंदी सबको समझ में आता है ना? नहीं, आप लोग क्या एमएससी इंग्लिश मीडियम वाले हो ना आप लोग? तो मैं वही सोच रहा था कि कहीं हिंदी भूल तो नहीं गए करके। तो ये ऐसे हुआ। आप देखो भाई, फैक्टोरियल फैक्टोरियल अगर देखो बराबर हो ना तो आप तुलना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किनकी तुलना? फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई राशियों की तुलना। अर्थात 9 बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस आर। तो माइनस आर को उधर ले जाओ, प्लस आर, 12, 9 को इधर ला लो, -9। समझ में आया कि नहीं? आ गया। मिटाऊं? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या चीज था? मैं आपको क्या बताया था? ये क्या है? एम्पियर मतलब एन वस्तुओं में से, एन दी हुई वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुन करके बने हुए क्रमचयों की। अगर मैं कहूं कि भैया मेरे को एन वस्तुओं में से पूरी की पूरी एन वस्तुएं लेकर के क्रमचयों की बनी हुई संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये बस एन वस्तुओं में से भी आपने आर वस्तुएं उठाई हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एन वस्तुओं में से आर नहीं उठाना है बल्कि पूरा का पूरा एन उठाना है। तो आर की जगह क्या रखना होगा? एन रखना होगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखो कि एन वस्तुओं में से पूरी की पूरी एन, है ना, पूरी की पूरी एन वस्तुएं लेकर बने हुए
क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? NPN होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आर की जगह क्या रख दिया? एन। तो भैया उस पक्ष में भी मेरे को आर की जगह एन रखना पड़ेगा। रखो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस, और फैक्टोरियल एन माइनस एन कितना हो जाएगा सर? 0। और फैक्टर 0 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है? 1। तो ये हो जाएगा 1, तो लिखते नहीं है, फैक्टोरियल एन बस बचेगा है। तो मैं आपको कुल मिला के बताना चाहता था कि NPN मतलब होता है फैक्टोरियल एन। NPN मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एन। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 21। कैसे पता चला? सूत्र क्या है? अगर ऊपर और नीचे सेम सेम हो, ऊपर नीचे सेम सेम हो तो फैक्टोरियल उतना। कितना? हाँ ठीक है, गुड। तो आप लोग एकदम जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हो, कैसे? हम्म हम्म हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ हाँ हाँ। हाँ। मैं आप लोग के लिए अच्छा वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर इसको बता रहा हूँ। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन होगा। ये कौन सा वर्ड लिखा है बताओ? कंबाइन। एक क्वेश्चन है, शब्द कंबाइन के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि, अब शर्त है आपके पास, ओ आई ई एक साथ हो। ओ आई ई एक साथ होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कभी एक साथ ना हो ये तीनों, कभी एक साथ न हो। और तीसरा, केवल विषम स्थानों पर रखे जाएं। कौन से स्थानों पर रखे जाएं? तो चलिए अब हम इनको बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि कंबाइन में कोई लेटर रिपीट तो नहीं है, और टोटल लेटर कितने हैं? तो आप सबसे पहले इनको सबको भूल जाओ। आपको बस ये सोचना है कि भैया मेरे पास कंबाइंड शब्द जो दिया है जिसमें 7 लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, तो इनको मैं टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ, अक्षरों का स्थान अदल बदल कर करके कितने पॉसिबल लेटर्स तैयार कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने कहा कि 7 लेटर्स में से सातों को लेकर बनाना है। तो अभी आपने देखा ना, मैं भी आपको पता है फॉर्मूला, एन वस्तुओं में से अगर पूरे के पूरे एन को उठा करके अगर परमुटेशन तैयार करना हो तो NPN, और NPN का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एन। तो कंबाइन में अगर 7 लेटर्स हैं और सातों के 7 लेटर्स उठा करके अगर टोटल पॉसिबल परमुटेशन आपको पूछा हो तो उनकी संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 7। क्लियर है? 7 लेटर्स हैं, सातों को अपने को अलट पलट कर करके टोटल परमुटेशन, ऑल पॉसिबल परमुटेशन अगर पूछा जाए, ठीक है, सभी संभावित क्रमचयों की संख्या पूछा जाए तो वो कितना होगा? फैक्टोरियल 7 होगा। क्लियर है? चलिए ये कुल क्रमचय हो गए ना। अब कुछ शर्तें हैं भैया प्रश्न की। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आप जब इनको अलट पलट कर रहे हो, बहुत सारे परमुटेशंस जब तैयार कर रहे हो, तो इस बात को मत भूलें। क्या कौन सी बात है? ओ आई ई क्या हो? तो एक साथ होना चाहिए भैया। तो अब सुनो, ओ आई ई एक साथ होना चाहिए, तो इनको मैं एक बार एक साथ लिख देता हूं। इनको छोड़ कौन कौन बच गए बताओ? ओ आई ई एक साथ होने चाहिए। कौन कौन बच गया? सी एम बी, ठीक है ना? कहीं पे भी लिख दो उसको, मैं आगे पीछे दो इधर लिखा हूं, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। अब सुनो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये जो फैक्टोरियल 7 तरीके जो है ना, ये फैक्टोरियल 7 तरीके, ये कौन से तरीके शामिल है जिसमें आप बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी पाबंदी के किसी भी लेटर को कहीं पर भी लिखने में स्वतंत्र थे। पूरी छूट थी आपको, कोई भी लेटर कहीं भी आप लिख सकते थे करके। फैक्टोरियल 7 तरीके मतलब 5040 तरीके हैं आपके पास। आप अगर इसको इधर ओ उधर, आई इधर, बी उधर, एम इधर, सी इधर, कहीं पर भी कुछ भी लिखे ना, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5040 तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास पाबंदी है। कौन सी पाबंदी है? ओ आई ई को एक साथ रखने, वो लोग अलग अलग
नहीं होनी चाहिए। तो सुनो भैया, जब इनको एक साथ रखना ही है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे डब्बे में पिंजरे में बंद करता हूँ और इसको मैं 3 लेटर नहीं मानते हुए 1 लेटर मानता हूँ। कितना लेटर मानता हूँ? 3 मत मानो उनको, एक गुच्छा मान लो। क्या मान लो? एक गुच्छा, पूरा एक मान लो उसको, क्योंकि उन तीनों को अलग नहीं होना है, वो तीनों अलग नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते तो उनको एक साथ रखना है, तो उनको पूरा एक सिंगल मान के चलो। अच्छा, इन लोग अल्टी पल्टी हो सकते हैं, सी उधर आ गया, एन इधर आ गया, एम उधर चले गया। अच्छा, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो तीनों फिक्स रहेगा। ये पूरा पूरा गुच्छा उलट करके, ये मतलब पूरा गुच्छा उठ करके कभी यहाँ पे आ जाएगा बी और एन के बीच में, कभी लास्ट में चला जाएगा, ये पूरा गुच्छा कभी इधर आ जाएगा। तो ये कहीं भी भटक सकता है, लेकिन शर्त क्या है? ये गुच्छा एक साथ रहना चाहिए। लेकिन ऐसा उसका स्थान फिक्स नहीं है, गुच्छे का स्थान वो कहीं भी भटक सकता है, कहीं भी मंडरा सकता है। बस शर्त क्या है? जहां जाएगा वो एक तीनों गुच्छे में रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों को मिलाकर कितने लेटर माने हैं। अब कितने लेटर हो गए बताओ? 1 2, तीनों को मिला के 1 माने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इन पांचों लेटर्स का अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आप सोचो, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, परमुटेशन है ना, पॉसिबल परमुटेशन अगर आप सोचो, कहीं भी उठा के इधर उधर रख दो, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5, 5p5। ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? फैक्टोरियल 7 था पहले, फिर फैक्टोरियल 5 क्यों हुआ? क्योंकि तीनों को, 3 लेटर्स को हमको एक साथ रखना था, और 3 लेटर्स को एक साथ रखना था तो उनको हमने पूरा एक गुच्छा, एक यूनिट मान लिया, और उसके बाद इनको एक मानते हुए टोटल 5 अक्षरों को हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं। ये कहीं भी फुदक सकता है, इधर आ सकता है, उधर जा सकता है, उधर जा सकता है, लेकिन रहेगा तो हमेशा साथ में। क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, एक शर्त बाकी है। देख, ये तीनों एक पिंजरे में बंद रहकर के आपस में तो अल्टी पल्टी कर सकते हैं ना। शर्त क्या है? ओ आई ई। ठीक है ना भैया, एक साथ होंगे, लेकिन आपस में अदली बदली तो कर सकते हैं ना। ओ उधर, ई इधर, आई उधर, तो गुच्छे में रह करके भी इन लोग अपनी आपसी स्थान तो अदला बदली। ऐसा कितने तरीकों से हो सकता है? तो कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर अदली बदली करने के तरीके कितने जाएंगे? फैक्टोरियल 3। समझ में आ रहा है? तो आपस में अदला बदली करते हुए भी पूरे गुच्छे में लोग रह सकते हैं, फिर गुच्छा इधर उधर उठ के कहीं भी जा सकता है। तो टोटल फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 भी आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मान कितना आया था? 120। इसका मान 6, कितना हो गया? 720। ठीक है, दूसरी शर्त, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? क्या करेंगे इसके लिए? ये वो तरीके हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, ये वो तरीके हैं जिसमें एक साथ हो, ऐसे तरीके शामिल हैं। तो भैया टोटल तरीकों में अगर आप एक साथ वाले तरीके को माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो ऐसे तरीके होंगे जिनमें ओ आई ई एक साथ नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको? ये कैसे तरीके हैं? इनमें सारे ऑप्शंस हैं, साथ हो न हो, सब ऑप्शंस हैं। कितने? 5040। 720 कैसे ऑप्शंस हैं? जिनमें ओ आई ई साथ रखा गया है। तो अगर हम उनमें घटा दें तो जो बचेंगे वो कौन होंगे? अगर मैं 50 साल इसमें 720 घटा दूंगा तो मेरे पास कौन से वाले ऑप्शंस बचेंगे? कौन से वाले तरीके बचेंगे? ऐसे तरीके बचेंगे जिसमें ओ आई ई कभी साथ, घटा लेना आप, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक, अब तीसरा शर्त क्या बोल रहे हैं देखो। तो भैया पहले तो आप देखो विषम स्थान किनको बोलते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये विषम स्थान है। यहाँ पे कौन कौन है विषम स्थान? ये विषम स्थान है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। टोटल कितने विषम स्थान है? 4 विषम स्थानों में केवल विषम स्थान, अच्छा बात इन्हीं की हो रही है ना, केवल विषम स्थानों पर ओ आई ई हो ना, ओ आई ई, केवल विषम स्थानों पर हो ओ आई ई। तो विषम स्थान है कितने यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 विषम स्थानों में अगर आप 3 लेटर्स को लिखना चाह रहे हो तो कितने तरीके से ये काम हो सकता है? 4p3 तरीके से ये काम हो सकता है। फिर से एक बात बता रहा हूं मैं, पहली शर्त समझ में आ गई थी, दूसरी समझ में आई, तीसरी बात क्या बोल रहे हैं वो कि ओ आई ई केवल कहाँ पे होने चाहिए? तो विषम स्थान यहाँ पे कौन कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, टोटल 4 विषम स्थान है, लेकिन लेटर्स कितने हमारे पास? 3, ओ आई ई। तो 3 लेटर्स को 4 विषम स्थानों में लिखने के तरीके, तो 4p3
ये ठीक वैसे ही जैसे कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के तरीके, वैसे ही 4 विषम स्थानों में 3 वस्तु मतलब 3 लेटर्स ओ आई ई को रखने के तरीके। समझ में आ रहा है? 3 लेटर्स रख चुकने के बाद और कितने लेटर्स आपके पास बच जाएंगे बताओ? आपने 3 लेटर्स रख दिए, किन कौन कौन से 3 लेटर्स को रख दिया? ओ आई ई। टोटल कितने लेटर्स है आपके पास यहाँ पे? 7 में से 3 का जमाना हो गया आपके पास, 3 को आपने जमा लिया। कौन बचा? कितने बचे? 4 बचे। तो फैक्टोरियल, अच्छा 4 तो बचे, स्थान कितने बचे ये बताओ? स्थान भी आपके पास 4 ही बचेंगे। कैसे 4 बचेंगे? 4 विषम स्थान थे। 4 कितने विषम स्थान? 4 विषम स्थानों में आपने 3 ही लेटर्स को रखा है ना। इसका मतलब 4 विषम स्थानों में अगर आप 3 लेटर्स फिट कर भी देंगे तब भी एक विषम स्थान तो खाली रहेगा ही रहेगा सर। और 3 सम स्थान तो ऑलरेडी खाली है। कौन कौन सा? दूसरा, चौथा और छठवां। तो 3 सम स्थान तो ऑलरेडी खाली है और विषम स्थान एक तो खाली बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ओ आई ई 3 लेटर्स हैं, जबकि विषम स्थान आपके पास कितने हैं? 4। तो 4 विषम स्थानों में अगर आप 3 लेटर्स को भरेंगे, मान लो यहाँ 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 लिखते हैं या यहाँ 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 लिखते हैं, कुछ भी कर लो आप, एक स्थान बचेगा और 3 सम, टोटल कितने? 4 स्थानों में बचे हुए 4 लेटर्स को लिखने के तरीके 4p4 या फैक्टोरियल 4। सीधी सी बात। फिर आप इनको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है? अच्छा ये क्या लिखा है बताओ? इंडिया। अब मैं आपको बोलूं, इंडिया शब्द के अक्षरों को अदला बदली करके, अलट पलट करके कितने पॉसिबल परमुटेशंस आप बना सकते हो? गलत, गलत, गलत। मैं बताऊं भैया, आप देखो अभी तक हमारे पास जितने एग्जांपल्स हमने लिए थे ना, सब में लेटर्स अलग अलग थे, सारे लेटर्स अलग हैं। तो लेटर्स अलग होने से क्या होता है कि अदला बदली अगर होते हैं लेटर्स तो कुछ नया ही मिलता है। अब लो ना, मैं आपको आई इधर कर दूंगा और वो वाला इधर कर दूंगा तो आपको पता चलेगा क्या? आई को अदला बदली कर दिया, आई आई को, तो कुछ नया बना क्या? नहीं बना। ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बोलते हैं ना, एक जन लड़का वो स्कूल की स्पेलिंग लिखा था, कैसे? तो टीचर उसको गलत कर दिया। तो पूछे क्यों गलत है? तो बोले तुमने वो वाले ओ को उधर लिखना था, वो वाले ओ को उधर लिखना था, तो सही है। तो ऐसे ही ये भी है, आई को अगर अदली बदली कर दूं मैं तो कुछ नया मिलेगा क्या मेरे को? कोई नया विन्यास नहीं बनेगा। इसलिए अब आपको क्या फंडा रखना है क्लियर, कि अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिया हो जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो उनके परमुटेशन की संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप 5 अक्षर के हिसाब से फैक्टोरियल 5 लिख लो कि सर 5 अक्षर है इसमें, फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको विन्यासित कर सकते हैं। मगर आई रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है? तो जितने बार हो रहा है ना, उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, उतने के फैक्टोरियल से क्या कर दो? मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? MATHE। चलो बताओ, मैथमेटिक्स के शब्द को कितने पॉसिबल तरीके से इसको परमुटेशन किया जा सकता है? कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं देखो? 3 3 6 11। तो फैक्टोरियल 11 होंगे। वो गाना गाते गाते ज्यादा हो गया एक। अब बताओ, रिपीट जो है उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। 1m 2m, m कितने बार है? तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो। a कितने बार है? 1 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो। t कितने बार है? 2 से डिवाइड करो और हो गया। तो ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। छत्तीसगढ़ शब्द के अक्षरों को लेकर के आप कितने भिन्न भिन्न शब्द बना सकते हो? छत्तीसगढ़, 36। सबसे पहले आप टोटल लेटर्स गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 12 सही है। अब बताओ रिपीट कौन कौन हो रहे हैं? H 1 बार 2 बार 3 बार, A 1 बार 2 बार, हाँ ले जाओ। और T कितने बार? हाँ, फिर उसको आप
ऐसे लिख के छोड़ मत देना, सॉल्व करना है इसको। इसको फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको देखना है, फिर काटना है इसको। भाई नंबर पूरा मिलेगा तब तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा है? यस। चले, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक मस्त वाली बात पूछना चाहता हूँ। अभी अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। सर्कुलर मतलब वृत्तीय क्रमचय। कौन सा क्रमचय? वृत्तीय क्रमचय। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास 5 लेटर्स हैं ABCDE। अब मैं इन्हीं में इनका स्थान अगर अदली बदली करते चलूं तो मेरे पास नए नए पैटर्न मिलेंगे। कभी C उधर, D उधर, E उधर, A उधर, B उधर, नए नए पैटर्न मिलते जाएंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो कितने पैटर्न हो सकते हैं, तो बोलो कि सर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ही सारे हो सकते हैं। BACD हो गया, फिर C, कुछ भी है ना भाई, बहुत सारे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, बहुत सारे पैटर्न। अगर इन्हीं लेटर्स को मैं सर्कुलर फॉर्म में लिखूं, ऐसे, समझ में आ रहा है? सर्कुलर फॉर्म में अगर मैं इनको लिखूं तो अब कितने पैटर्न बोलोगे? जैसे बोलोगे सर 5 लेटर्स को अगर आप लीनियर फॉर्म में लिख रहे हो, रैखिक रूप में लिख रहे हो, तो इसके बहुत सारे परमुटेशंस बन जाएंगे। अब इनमें कितने परमुटेशन बनेंगे? अदला बदली कर दूंगा तो क्या मतलब अदला बदली बोलने का मतलब ये है कि मैं अंकों का क्रम नहीं पलट रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं मान लो यहाँ पे ABCDE है, ठीक है ना? क्या है ये? अब E को उठा करके EABCD करो, फिर D को उठा करके DEABC करो। समझ में आ रहा है? तो लीनियर फॉर्म में देखोगे तो ये सब अलग अलग है। मतलब अगर इधर छोड़ो, आप इधर बस देखो, ये सब क्या है? लीनियर फॉर्म में अलग अलग है इन लोग, इसका मतलब अलग हुआ। ये कुछ नया ही अरेंजमेंट हुआ, ये कुछ नया अरेंजमेंट हुआ। अगर आप C से शुरू करो तो क्या होगा? CDEAB। आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? पैटर्न फिक्स है, ABCDE। अगर E से शुरू करो तो फिर EABCD, फिर D से शुरू कर रहे हो तो DEABC, C से शुरू कर रहे हो तो CDEA। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ ऐसे लिखने पर ना सब अलग अलग परमुटेशन हैं, यहाँ पे सब एक ही है, कहीं से भी शुरू करो, यहाँ पे सब एक ही है, ABCD 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 सब एक ही है। तो इसलिए वृत्तीय क्रमचय की जब गणना की जाती है ना, तो हम जैसे कोई बोलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल देख समझाता हूँ, चिंता मत करना। भी पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर सवाल आया वृत्तीय क्रमचय का तो हमको करना क्या है, कम से कम आपका सवाल तो बन जाएगा ना। तो इसमें यह है कि जैसे 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति को एक गोल मेज मतलब वो गोल वाला मेज होता है ना, उसमें चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? जा, बाकी सब लोग मोबाइल बंद रखो, ठीक है? अब सुनो, तो कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। अगर 8 व्यक्ति को मैं सीधे लाइन से खड़ा करूं, चलो लाइन से खड़े हो जाओ 8 लोग, तो उनके कितने परमुटेशन तैयार हो सकते हैं? तो आप बोलोगे साफ साफ फैक्टोरियल 8 सर, कितनी बार इनको पढ़ चुके हम। 8 व्यक्ति अगर आप लाइन से खड़े करोगे और अदली बदली करके आप बहुत सारे पैटर्न अगर तैयार करोगे तो कितने तैयार होंगे? इन्हीं 8 व्यक्ति को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में बिठा दूं, ठीक है ना, तब इनके कितने परमुटेशन होंगे? तो उनका आंसर होगा फैक्टोरियल 8-1 अर्थात फैक्टोरियल 7। अब आपका मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर एक क्यों कम कर दिए? सर इन्हीं 8 को आप सीधे खड़े किए थे,
तब जो परमुटेशंस आप बताए वो आप फैक्टोरियल आर्ट बताए, लेकिन इन्हीं आर्ट को आप सर्कुलर फॉर्म में जब बिठा के रखे हो तो आपने उनके परमुटेशंस की संख्या क्या कर दी, एक कम नहीं है, बहुत कम हो गया एक्चुअली। हमने फैक्टोरियल के अंदर एक कम कर दिया तो 50-40 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ सर? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनमें वो सब परमुटेशंस कट गए जो इस तरीके के थे, जैसे ABCD हुआ, फिर ई से शुरू किया मैं EABCD, समझ में आ रहा है ना? ये सब कट गया। अच्छा एक कल्पना करो किसी गोलमेज में 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, पक्का आप भूल जाओ कौन किस कुर्सी में बैठे, सब भूल जाओ, ठीक है ना? आपको 2 चित्र याद रखने हैं, वही 8 लोग सीधी लाइन में खड़े हैं एक तरफ, और वही 8 लोग मान लो एक गोल सर्कुलर में बैठे हैं। अब मैं मान लो सबको एक एक स्थान खिसका दूं, अदला बदली नहीं करना है, तू इधर आ मैं उधर जाता हूं, ऐसे नहीं करना है, अल्टा पलटी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, एक एक स्थान खिसकाना है। तो क्या अब आप उधर मुंडी करो, एक एक स्थान खसक गया, अब आप देखो तो क्या आपको वहां कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? वही तो क्रम है, क्रम तो वही है ना, अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस नहीं आया है। मैं आपको आप बोलोगे सर स्थान तो बदल जाएगा, स्थान नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट की। आपको वही दिखेगा, मोहन के बाजू में सोहन था तो अभी भी मोहन के बाजू में सोहन है, सोहन के बाजू में राकेश है तो अभी भी सोहन के बाजू में राकेश ही होगा, समझ में आ रहा है? आजू और बाजू वाला तो वही रहेगा ना, नहीं समझ में आ रहेगा? अगर मैं आपको बोलूंगा चलो एक एक स्टेप 3-3 स्टेप और सरका दो सबको, कितने स्टेप, जो जहां है 3-3 स्टेप सरक गया तो उसके बाजू वाला 3 स्टेप यहाँ सरकेगा, उसके बाजू वाला 3 स्टेप यहाँ सरकेगा, बात समझ में आ रही है? अब तुम उधर मुंडी करो, अब इधर घूम के देखो तो क्या तुमको नया दिखेगा क्या? जगह से मतलब नहीं है मेरे को, किससे मतलब है, अरेंजमेंट मतलब, हाँ पहले जोहन के बाजू में सुमन था तो अभी भी है, वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, तो कुछ नया मिल रहा है क्या आपको? अब तुम यही बात लाइन में लगा के देखो, लाइन वाले में देखो ना, क्या इसमें क्रम बदला है? नहीं, मतलब देखो ना, अभी भी ए के बगल में कौन है, बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन ई के सामने उठ के आ जाने से पूरा विन्यास चेंज हो गया, दिख रहा है? सर्कुलर फॉर्म में ऐसा नहीं हो रहा था, बात में जो बोल रहा समझ में आ रहा है? सर्कुलर फॉर्म में ए के बगल में पहले भी ई था, अब भी ई है, और बाजू में बी था अब भी बी है, अब सब लोग सरक गए तब भी वो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, डी को मैं सामने उठा लिया, अब ये देखो नया नया बन गया, ये और ये नए नए परमुटेशंस हैं, ये और ये कुछ नई चीज है, सेम सेम बोलोगे क्या इसको? नहीं बोलोगे, लेकिन इसको आप वहां पे सर्कुलर फॉर्म में जब था तो इसको आप सेम बोल रहे थे। क्यों सेम बोल रहे थे वहां पे? क्योंकि वहां पे जो अरेंजमेंट है ना वो तो वही है ना सर, वही है सर, आप कहीं भी गिनती से शुरू करो वही है। 8 लोग बैठे हैं, हाँ 8 लोग बैठे हैं, कौन किसके बगल में, हाँ कौन उसके, वो जो जिसके बगल में वो उसी के बगल में, जब तक आप अदली बदली ना करो, ठीक है? जैसे मैं गोल में बैठा हूं और मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब पूरा तुम अल्टा पल्टी करके मेरे को वहां ले गए, ठीक है, सब उतना ही सरक गए, जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 स्टेप के बाद वो वाला स्थान आता है तो सब लोग 4-4 स्टेप सरक गए, तो क्या बोलोगे आप, नया व्यवस्था मिल गया क्या इसमें सर्कुलर वाले में? क्यों बताऊं, मैं अभी अगर यहाँ पे हूं तो मेरे अगल और बगल वाले में सर्कुलर फॉर्म की बात कर रहा हूं ना, जो है वो वहां पे भी वही रहेगा, क्योंकि जैसे मैं सरका हूं तो मेरे अगल वाले भी सरका है उतना ही, जैसे जैसे जो अभी मेरे यहाँ है, मेरे वहां पहुंचने पर वो कहाँ होगा, वो उधर पहुंच जाएगा, और जो मेरे यहाँ है वो कहाँ पहुंचेगा, वो इस साइड पहुंच चुका होगा, लेकिन अरेंजमेंट तो वही रहेगा ना, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा है, और यहाँ पे चेंज हो गया ना, मैंने थोड़ा सा बस बदलाव किया, चेंज हो गया पूरा, इसलिए हम एक माइनस करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया, गुड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, व्यक्तियों का तो समझ में आता है, व्यक्ति मतलब अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ बैठा है, ठीक है, राकेश, मोहन, इधर बैठा है जोहन, इधर बैठा है सुनील, इधर बैठा है और क्या, कौन सा नाम, अक्षय, ऐसे करके, ठीक है। अब पता है इसके बाजू में जोहन बैठा है, इसके बाजू में मोहन बैठा है, तो अलग अलग आदमी है, अगर ये दोनों अदली बदली हो गए तो कुछ नया ही मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब यही 5 आदमियों की जगह अगर मैं 5 फूल रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ,
फूलों की एक माला है, उसके फूलों का परमुटेशन अगर मुझे कोई निकालने बोले तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर फूल तो एक जैसे होते हैं सर। समझ में आ रहा है ना? ये आदमी कौन होते हैं? आदमी तो अलग अलग होते हैं, लेकिन फूल कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। फूल को आप अल्टी पल्टी भी कर सकते हो, माला को पलट सकते हो, आदमी थोड़ी पलटोगे। तो बस आप इतना याद रखना कि फूलों की अगर बात होगी तो आपको सामने में 1/2 लगाना है। क्या रखना है? जैसे मैं बोल दिया 8 फूलों की माला को, या एक माला में 8 फूल हैं और उनको कितने प्रकार से परमुटेशन निकाल सकते हो, तो आपको क्या करना है? अंदर में 1 माइनस तो करना ही है, 8 माइनस 1 तो करना ही है। क्योंकि क्यों -1 कर रहे हैं? क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर है इसलिए -1 कर रहे हैं। लेकिन बटे 2 क्यों कर रहे हैं सामने में? क्योंकि वो फूल है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा है, ठीक है ना? जा 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 कबूतर जा जा जा। तो आप लोग पक तो नहीं रहे हो ना? मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ा दिया लगता है, नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तो क्रमचय बस हुआ है, संचय बाकी है। आप लोग मेरे को एक और किसी दिन मौका दोगे ना पढ़ाने का, तो मैं आपको क्रमचय भी सिखा दूंगा अच्छे से। संचय, अभी क्रमचय था। संचय का कुछ सूत्र वगैरह मैं आपको बता दूंगा। कितना देर हो गया अभी देखता हूँ मैं।